पिछले वीडियोस में हम संधि पढ़ रहे थे। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आने वाली संधि का अध्ययन हो रहा था, तो वहाँ पर स्वर संधि के बारे में आप लोगों ने जाना। आज हम लोग स्वर संधि के भेद का अध्ययन करेंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 में से सबसे पहले आता है दीर्घ संधि। आइए जानते हैं कि ये दीर्घ संधि क्या है। होता ये है कि सबसे पहले तो इसकी परिभाषा, इसके लिए एक सूत्र आता है, अकः सवर्णे दीर्घः यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर मतलब छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री, जिन्हें बोलने में कम समय लगे। और जैसे छोटा आ है तो उसको आपने कहा आ बात ख़त्म। और बड़ा आ है तो उसे कहेंगे आ, तो दुगना समय लगा। तो ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर की पहचान इससे करनी चाहिए। तो जहाँ पर आपका ह्रस्व स्वर आए या दीर्घ स्वर छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः बड़े हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। इसीलिए यह दीर्घ संधि कहलाती है। बड़ी सुंदर परिभाषा है इसकी कि यह तो इसमें नियम दिया गया है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर चाहे पहले छोटा हो उसके बाद बड़ा आए, या पहले बड़े स्वर आएँ, दीर्घ स्वर आएँ, उनके बाद छोटे स्वर या ह्रस्व स्वर आएँ, वो दोनों मिल कर के दीर्घ ही मतलब बड़े स्वर ही हो जाएंगे। यह दीर्घ संधि है। उदाहरण के लिए देखिए, धर्मः अर्थः, धर्मः अर्थः, बीच में प्लस, धर्मः प्लस अर्थः बराबर धर्मार्थः। छोटा आ बन करके बड़ा आ हो गया। कैसे हो गया? धर्मः अह छोटा है, ह्रस्व स्वर है, अर्थः अह ह्रस्व स्वर है, और दोनों मिले तो क्या हुए? धर्मार्थः, बड़ा आ बन गया, बड़े आ की मात्रा लग गई, धर्मार्थः, माँ में बड़े आ की मात्रा लगी तो वो दीर्घ स्वर हो गया। छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ। ऐसे ही आप और देखिए, परम अर्थः, परम माँ में छोटा आ निहित है, अर्थः छोटा आ है, और जब इनकी संधि हुई तो माँ में निहित छोटा आ और अर्थः का छोटा आ मिल करके परमार्थः, माँ में बड़े आ की मात्रा लग गई, तो यह दीर्घ स्वर बन गया। एक और देखिए उदाहरण, अजर अमर, अजर रा में छोटा आ, अमर अमर का छोटा आ, दोनों मिल करके हो गए अजरामर, शब्द बना अजरामर, रा में बड़े आ की मात्रा बन करके लग गया, तो ये हो गया आपका दीर्घ स्वर। तो यह आपकी दीर्घ संधि के उदाहरण तथा अच्छा, इस तरीके से बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे। यहाँ पर हम लोग केवल समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पर समय कम होता है, इसलिए मात्र इसको समझने के लिए केवल 3 उदाहरण हम लोग पढ़ेंगे। फिर आता है गुण संधि। गुण संधि देखिए, यदि आ अथवा बड़े आ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ आए, जैसे आपका राम प्लस इंद्र है, ये एक उदाहरण पहले देख लीजिए। राम प्लस इंद्र, अब राम में माँ छोटा है, माँ में छोटा आ है, इंद्र छोटी ई, दोनों ह्रस्व स्वर हैं, ठीक है, और शब्द बनता है राम प्लस इंद्र बराबर रामेंद्र, रामेंद्र। तो माँ में ए की मात्रा लग गई। अब ए क्या है? ए भी छोटा है। तो यदि, अब इसकी परिभाषा देखिए, इसमें छोटा छोटा बन करके छोटा ही बना। यदि आ अथवा बड़े आ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ जैसे छोटी ई, छोटा उ, री, ल आदि आएँ तो आ और ई मिलकर ए, आ और उ मिलकर ओ, आ और री मिलकर अर, तथा आ और रा मिलकर अल हो जाता है। यह गुण संधि, जिसमें कि राम प्लस इंद्रा का रामेंद्र ए हो गया, आप देख ही चुके हैं। अब आइए दूसरे देखें, उसमें क्या है। जैसे आप इसी में देखेंगे, जैसे महा प्लस ईश बराबर महेश, तो इसमें बड़ा आ और अब बड़ी ई मिल करके ह्रस्व स्वर ए में परिवर्तित हो गए। तो
इसी तरीके से तीसरा आप देखिए उदाहरण, विकास प्लस उन्मुख, विकासोन्मुख, छोटा आ प्लस छोटा ओ हो गए, ओ से उखली वाला ओ। ठीक है, तो यह आपकी रही गुण संधि की परिभाषा और उदाहरण। अब आइए यण संधि तीसरी, सूत्र इसका है इको यणाचे। तो स्वर के अंतर्गत आते हुए या यण संधि इको यणाच ह्रस्व अथवा दीर्घ, छोटी ई, छोटा ऊ, री तथा रा के बाद कोई असमान स्वर आए, मतलब एक जैसा ना आए, जैसे छोटी के बाद छोटी ही आए, छोटा ऊ के बाद छोटा हुई छोटा ऊ आए, तो ये समान माने जाएंगे। लेकिन इसमें अगर जो असमान स्वर आए तो छोटी ई का या, छोटा ऊ का वा और री का रा में नीचे हलंत र तथा ल का ल हो जाता है। यह है इको यणाच, इसका सूत्र है। उदाहरण के लिए कि रीति प्लस अनुसार, रीत्यानुसार शब्द बना, संधि हुई। अब रीति ता में छोटी की मात्रा है, ये छोटी है, और अनुसार छोटा आ है, और दोनों मिले तो क्या आधा ता या बना, या में परिवर्तित हो गया, जैसा कि आपको ऊपर बताया जा चुका है परिभाषा में। इसे बार बार सुने, कंठस्थ करें और अपनी पुस्तक में भी इसे पढ़ें, इसका अध्ययन करें। इति प्लस आदि, इति ता में छोटी की मात्रा, आदि मतलब बड़ा आ, क्या हो गया इत्यादि, ता आधा हो गया, और या में या बन करके उसमें बड़े आ की मात्रा लग गई, इत्यादि। ई प्लस बड़ा आ, छोटी ई प्लस बड़ा आ बराबर या हो गया इसमें। ठीक, तो यह एक बार और इसे देखिएगा, ह्रस्व अथवा दीर्घ, ह्रस्व मतलब छोटा जिसे कम समय बोलने में लगता है ऐसा स्वर, और दीर्घ जिसे ह्रस्व के उसमें उसे दुगना स्वर, जितने देर में आप ह्रस्व स्वर बोलेंगे उससे दुगना समय आपको दीर्घ स्वर बोलने में लगेगा। तो वह अगर जो ह्रस्व के बाद दीर्घ मतलब आता है तो उसका क्या हो जाता है, ह्रस्व अथवा दीर्घ, छोटी ई, छोटा ऊ, री तथा रा के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का या, छोटी ई का या, छोटे ऊ का वा और री का रा में हलंत मतलब र बिना स्वर का रा, यह समझ लीजिए, और र का बिना स्वर का ला, ये हो जाता है या परिवर्तित हो जाता, संधि है, इसका नियम है ये। फिर आता है अयादि संधि। अच्छा आप देखिए अयादि संधि में चौथी संधि है, या इसकी स्वर संधि के भेद में आप देख रहे हैं इसे। अयादि संधि का सूत्र है एचो अयवायवा। परिभाषा देखिए, जब ए से ऐनक, ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से उखली और औ से औरत के आगे कोई स्वर आए तो उन एच के स्थान में क्रमशः अय, आय तथा अव, आव हो जाते हैं। शब्द परिवर्तन हो जाता है, वर्ण का परिवर्तन हो जाता है। अर्थात ए के स्थान में अय, के स्थान में आय, ओ के स्थान में अव और औ के स्थान में आव हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, ने प्लस अनम, नयनम। ठीक है, तो ने में क्या है, ए है, प्लस अनम छोटा आ है, और जब ये मिले तो ए और आ मिल कर के क्या हो गया, या नयनम। ने प्लस अनम बराबर नयनम, तो वर्ड बनाइए नयनम। अब ना के ऊपर जो ए की मात्रा थी और जो छोटा आ था, ये मिल कर के क्या हो गए, या बन गए। ठीक है, और यही इसकी परिभाषा थी कि जब ए, आए, ओ, औ, एच के आगे कोई स्वर आए तो उन एच के स्थान में क्रमशः अय, आय तथा अव, आव हो जाते हैं। अर्थात ए के स्थान में अय स्वर निकलने लगता है, अय के स्थान में आय, ओ के स्थान में अव और औ के स्थान में आव हो जाता है। आगे देखिए, जैसे पौ प्लस अकह बराबर पावकह। अब पौ, औ की मात्रा पा में लगी हुई है, औ है इसमें, और अकह का छोटा आ। ठीक है, और दोनों मिलकर के क्या हो गए, पावकह। हाँ, अब बन गया इसमें पाव, अब है। हाँ, तो इस तरीके से यह संधियां पहचानी जाती, अयादि संधि थी।
इसके बाद आता है पूर्व रूप। पूर्व रूप ऐंगः पदान्तादति, इसका सूत्र है। यदि किसी पद के अंत में, यह सूत्र की परिभाषा है, यदि किसी पद के अंत में एकार या ओकार ऐंग हो और उसके बाद में छोटा आ आया हो तो दोनों ही स्थान में क्रमशः एकार तथा ओकार पूर्व रूप हो जाते हैं। चिन्ह आ की पूर्व उपस्थिति के सूचक के रूप में आपको चिन्ह रख दिया जाता है। वह चिन्ह आपको पिछले भी वीडियोस में बताया गया। आ के स्वर का चिन्ह होता है, जैसे कि टू लिख करके उसे उल्टा कर दिया जाए, और या कि यस को थोड़ा सा अलग स्थिति में रखा जाए, जैसे इंग्लिश का लेटर होता है यस, उसको बनाया जाए उसके आकार का। या अच्छा, इसका उदाहरण देखिए, हरे प्लस अव, हरेव। आ है लेकिन आ इसमें किसी मात्रा के रूप में नहीं है, आ इसमें निहित है उस चिन्ह के माध्यम से। उल्टा टू या यस का उसे इस तरीके का वह दिखाई पड़ता है। आप अपनी पुस्तक में उसे देखिएगा, मैं वीडियोस पे भी दिखाऊंगा। विष्णु प्लस अव, विष्णोव। ठीक, विष्णु भगवान विष्णु का नाम विष्णु। अब ओ आया इसमें, अव प्लस अव का छोटा आ आया और दोनों मिलकर के क्या हो गए, विष्णु लोप हो गया और वह चिन्ह के रूप में आ अंकित हो गया। छठा है पररूप, एंग पररूपम। यदि अकारांत उपसर्ग के बाद ऐसी धातु जिनके आरंभ में ए अथवा ओ हो तो उपसर्ग का आ तथा धातु के ए या ओ के स्थान पर ए या ओ हो जाता है। जैसे प्र प्लस एजते, प्रेजते, ए गायब, प्रेजते, प्र प्लस एजते। अब ए की मात्रा प्रा में लग गई। उप प्लस ओषति, उपोषति। अब ओ की मात्रा पा में लग गई, उपोषति बना। तो यह क्या हुआ, यदि अकारांत उपसर्ग के बाद ऐसी धातु जिनके आरंभ में ए अथवा ओ हो तो उपसर्ग का आ तथा धातु के ए या ओ दोनों के स्थान पर ए या ओ हो जाता है। खैर, आप लोगों ने इस वीडियो में संधि पढ़ी, संधि और स्वर संधि के भेद। इन्हें आप कंठस्थ करें अपनी पुस्तक के माध्यम से। अगर जो इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो अपने शिक्षक के माध्यम से अथवा मेरी वीडियोस के कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं और अपने प्रश्न रख सकते हैं। जी धन्यवाद।